क्या डेयरी फार्मिंग वाकई घाटे का सौदा है या फिर इसके पीछे छुपा है लखपति बनने का रास्ता। आज हम आए हैं ग्राम उदनपुरा और एक शानदार डेयरी फार्म पर, जहां सिर्फ एक गाय से इन्होंने शुरुआत की थी 1.5 साल पहले, और आज इनके पास 8 से 10 पशु है और इनका औसतन दूध भी बढ़ रहा है। और एक ऐसी खास क्या चीज़ देते हैं इनके पशु को जिससे इनका दूध और फैट दोनों बढ़ रहे हैं, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। आज एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं आपको जिससे आपके भी पशु का दूध और फैट बढ़ने की संभावना 100% है। राम राम किसान भाइयों, मैं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस फार्मिंग। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे किसान, स्मार्ट किसान जो डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी, नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहला तो आपका हमारे डेयरी फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। भाई साहब, आपने ये जो डेयरी फार्म की जो शुरुआत है इसकी कब शुरुआत की थी? तकरीबन आज से 1.5 साल पहले से। अच्छा, 1.5 साल पहले। तो आपने इससे पहले कोई दूसरा फार्म चला रहे थे मतलब? इसके पहले मैं भैंसों पे काम करता था। अच्छा। हाँ, तो मैं अकेला भी था और इसके बाद फीड नियंत्रण ठीक ठाक नहीं था, इस वजह से भैंसों का जो कारोबार वो घाटे का सौदा हो। इसके बाद हमने गाय के क्षेत्र में अभी 1.5 साल का है, तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट लग रहा है। अच्छा, तो भैंसों का जो आपका जो डेयरी फार्म था उसे बंद कर आप गाय पे शिफ्ट हुए, तो इसका क्या कारण है? इसका सबसे मेन कारण ये है कि जो गाय का जो फीड मेंटेनेंस है वो बहुत कम है जी, और कम खर्च में ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। अच्छा, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, और फिलहाल अभी क्या है हमारे पूरे, जैसे अब पूरे क्षेत्र में अभी लगभग गाय पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। टूटने का मतलब ये है कि वो गाय का व्यवसाय आगे और बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भैंस से गाय में फ़ायदा है या नहीं? बिल्कुल फ़ायदा है। इसमें सबसे मेन फ़ायदा ये रहता है कि जो फीड नियंत्रण है, जैसे कि भैंसों का आज 3000 से कम की बोरी नहीं मिल रही, उस एक बोरी के रेट में हम 2 बोरी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा। प्लस हर पशु का इसमें उत्पादन भी अधिक रहेगा। भाई साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 50 से 60% खर्च डेयरी फार्म में या फिर पशुपालन में चारे और पशु आहार का रहता है, तो आप फीड मैनेजमेंट करके क्या करते हो या फिर फीड मैनेजमेंट में क्या देते हो? सही बात, तो जो फीड नियंत्रण जो होता है दूध उत्पादन के लिए वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है जी। सबसे पहले तो आपको अच्छी ब्रीडिंग का चुनाव करना होता है जी। दूसरी बात में अच्छी नस्ल के पशु रहेंगे तो अच्छा ही दूध देंगे। सही बात। दूसरा, उसे एक प्राकृतिक और उचित वातावरण मिलेगा जी, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और दूध उत्पादन अच्छा रहेगा जी। तीसरा रहेगा उसका फीड नियंत्रण। तो फीड नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि 25% आप उसको सूखा चारा दें और बाकी 25% 50% हरा चारा दें, बाकी 25% अपन जो मिनरल मिक्सचर या जो भी अपना दे रहे हैं वो दें। तो मैं उस आधार पर 4 किलो के समथिंग सूखा चारा जी, 10 किलो हरा चारा जी, और 4 किलो एक नेवेज सुपर के 8000 के नाम से आता है जी, पशु आहार जी, वो देता हूँ सच रेगुलर जी। अभी आपके दूध की क्वालिटी और फैट और एसएनएफ कोई लेवल बनाने के लिए, क्योंकि आपने मुझे बताया कि दूध की क्वालिटी आपकी भैंस के दूध के कंपैरिजन में जा रही है, तो अभी आप उसे कौन सा फीड दे रहे हैं? जी, मैं अभी उसको नैवेद का 8000 दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो 2 गायें थी जिनका फैट बहुत लो आ रहा था जी, 3 के समथिंग आ रहा था, वो अभी 5 के समथिंग हुआ, तो उनका जो दूध है वो गाय की अपेक्षा भैंस की कैन में अब दूध जा रहा है। अच्छा, उनसे एसएनएफ और फैट दोनों में ही बढ़ा हुआ है। ऑन रिकॉर्ड है आपके पास? जी बिल्कुल सर, मैं स्लिप भी बता सकता हूँ मशीन की। अच्छा। डेयरी मेरे पास ही ऊपर है। भाई साहब, भाई साहब हमारे इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग तो करते ही करते हैं, इसके बाद इनके पास पर्सनल दूध सेंटर भी है जो लगभग इनका भी दूध खरीदते हैं और अधिकतर गांव वालों का भी दूध खरीदते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपके पास दूध कितना हो रहा है आपके सेंटर पर? मेरे पास मेरा पर्सनल दूध 30 के समथिंग है, 30 लीटर के समथिंग। अच्छा। बाकी 70 से 80 लीटर में यहाँ से परचेस कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आपने जो डेयरी, पहले भी आपके गांव में कोई ना कोई डेयरी चलाते ही होगा जी, और आपने जो डेयरी चलाई है या फिर आपने जो किसानों के साथ में एक डेयरी उसके व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं जी, तो आपके पास दूध देने में किसानों को क्या फ़ायदा है और उनके पास क्या फ़ायदा नहीं था जो आपके पास कस्टमर अभी भी आ रहे हैं? जी, सबसे पहला तो जो लोग, जो भी व्यक्ति उनसे जुड़े हुए थे, हर व्यक्ति अन्य डेयरी वालों से परेशान रहता था। अच्छा। क्योंकि वो पारदर्शिता नहीं रखते थे अपने काम को लेकर। मैं अपने काम को लेकर बहुत पारदर्शिता रखता हूँ। व्यक्ति को अपने दूध और अपने फैट से वो संतुष्ट रहता है, तभी हम उसका दूध परचेस करते हैं। आदमी अगर अपने दूध और अपने दूध की क्वालिटी पे उसे डिपेंड है और हमें हमारे काम पर विश्वास है, तो
आदमी को हमने बताना नहीं पड़ेगा, वो खींचता हुआ विश्वास के साथ चला आएगा। भाई साहब, मैं इसमें एक थोड़ा सा सुधार यूँ करना चाहूँगा कि आप ये इस चीज़ का ध्यान क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके पास भी 8 से 10 पशु है। एक पशु के पीछे या 2 पशु के पीछे व्यक्ति को दिन भर लगा रहना पड़ता है, उसे दिन भर परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। दूध है, पानी है, चारा है, हरा है, जब जाकर उसके पास 5 लीटर 4 लीटर दूध जाता है, और उसमें ही आप पेट में या कुछ भी करते हो तो उस किसान को पेट पे आप लात कहीं ना कहीं मार रहे हो। तो आप उस चीज़ को, उस दर्द को समझते हैं, इस वजह से आपके किसानों को कहीं ना कहीं वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी किसान इस काम को छोड़े ना। इस जो किसान है, किसान के लिए पशुपालन एक वरदान है जी। इसे अभिशाप ना माने, एक वरदान है जी। अगर उसे उचित रेट और उचित फेट और उचित दाम मिलेगा तो किसान का पशुपालन के प्रति रुझान होगा जी, और उसका जो अपना जो समय है, उसके जो पैसा है, उसमें उसकी वृद्धि होगी। सही बात, सही बात। तो ये जो भाई साहब आपके जो फार्म है, अभी आपके पास फिलहाल कितने पशु हैं? मेरे पास अभी 8 पशु हैं। 8 पशु। 8 पशु में से मिल्किंग पशु कितने हैं? मतलब मेरे पास अभी 4 मिल्किंग पशु है, बाकी कुछ ड्राई भी है। अच्छा, हाँ जी। जो किसान, कुछ हमारे किसान साथी क्या है, कुछ ना कुछ गलती ऐसा कर देते हैं कि वो 4 दूध देने वाले पशु लिया है। अब 4 दूध देने वाले पशु देंगे, रेगुलर दूध तो दे रहे हैं, एक बात है, अब वो गाभन हो जाएंगे, उसके बाद में उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप आपके फार्म पर ऐसा क्या मेंटेन करते हैं कि वो दूध को रेगुलर मेंटेन रहता है? जी, इसका सबसे मेन जो वजह है वो है फीड नियंत्रण। अधिकतर किसानों की क्या सोच रहती है कि जब तक पशु दूध देता है उसे नियमित वो पशु आहार देते रहते हैं। अच्छा। जैसे ही उसका दूध कम हुआ उसे पशु आहार देना बंद कर देते हैं। अच्छा। इसलिए उसका उत्पादन भी घट जाता है, पशु की सेहत भी खराब हो जाती है। अच्छा। मैं मेरे फार्म पे ये करता हूँ कि जो मैं उसे पशु आहार दे रहा हूँ वो लगातार कंटिन्यू चालू रखता हूँ। अच्छा, चाहे दूध दे या नहीं दे, ना दे, तो अगर वो दूध नहीं दे रहा तो उसके शरीर में संतुलन बना के रखेगा। अगर उसका अपन पशु आहार बंद कर देंगे तो आने वाले समय के लिए उसका दूध कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी जैसे कि आपके पास 8 पशु है तो 4 पशु अभी आपके दूध दे रहे हैं। अब ये 4 पशु जैसे ही दूध में कमी होंगे तो वो 4 नए पशु तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आपका दूध कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बिल्कुल। इसके बाद एक मानसिकता लोगों की ये रहती है कि जैसे पशु ज्ञाबिन हो जाता है उसके बाद उसका आहार कम कर देते हैं जी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु को उसको रेगुलर आहार देते रहना चाहिए, उसका दूध कम नहीं होगा। आप आहार ही कम नहीं करेंगे तो उसका दूध भी कम नहीं होगा। सही बात। ये तो एक ऐसी बात हो गई ना, जैसे कि अपन घर पर काम करते हैं तो 2 रोटी खाएंगे और नहीं काम करते हैं तो 2 रोटी नहीं खाएंगे। तो ऐसा काम नहीं है किसान भाइयों, इस पर ध्यान दें और अच्छी ब्रीडिंग पे ध्यान। भाई साहब, आपके जो पशु हैं सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, तो इनके लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि अधिकतर जो हमने देखा है फार्म पर गाय लाने के बाद में बीमार हो जाती है, तो आप क्या वातावरण देते हैं इनको कि आपके पास स्वस्थ और तंदुरुस्त है और विधिवत दूध दे रही है? सर्वप्रथम तो पशु को अपने यहाँ लाने से पहले उसे एक पारिवारिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। कोई पशु बाहर से अब जब नए फार्म पे आता है उसे नया परिवेश मिलता है, तो उसे एक पारिवारिक वातावरण मिलेगा। पशु को पशु ना समझे, अपने परिवार का हिस्सा समझे, तो पशु स्वस्थ रहेगा। दूसरा, उसे एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण दे और समयोजित फीड दें तो पशु स्वस्थ भी रहेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा। अच्छा, मैं अपने जो युवा साथी है और जो भी युवा है आने वाले, जो भी डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, एक गाय या भैंस को लाकर बांधना ही सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसको एक बच्चे के समान रखना पड़ता है आजकल जी। एक बच्चे के समान उसको फीडिंग पे ध्यान रखना है, कब खाया क्या नहीं खाया, का नहीं खा रही है तो डॉक्टर को बताना पड़ता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी जाकर एक पशु हाई लेवल मिल्किंग तक पहुंच पाता है। जी बिल्कुल। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप नस्ल सुधार, ब्रीडिंग पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं? सर्वप्रथम जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा कि जो ब्रीडिंग वाला जो कार्य है सही मायने में पशुपालन की नींव है जी, क्योंकि जो ब्रीडिंग पे अगर आप कहेंगे तो वही आपके लिए आने वाले समय की बचत रहेगी। कम खर्च में अच्छे पशु को तैयार करना ही ब्रीडिंग का उद्देश्य है। जैसे कि मैं ये पशु लाया हूँ, अभी मैंने इसको ABS का सीमन करवाया है जी। 2 साल में जो इससे बच्चे तैयार होगी वो इससे भी ज्यादा दूध उत्पादन देगी। तो ब्रीडिंग बहुत जरूरी है और अच्छी नस्लों का चुनाव करें ताकि आने वाले समय में आपको कम खर्चे में अच्छे पशु तैयार हो सके। ब्रीडिंग के किसान भाइयों को, जैसे कि आप तो महत्वपूर्ण बात मानते हैं उसको, पर हमारे किसान भाई सिर्फ दूध लेने तक उसको व्यवसाय के रूप में लेते हैं। ब्रीडिंग को आप क्या लेते हैं और ब्रीडिंग मतलब क्या, उसके क्या उद्देश्य है ब्रीडिंग के रखने का? मेरे मायने में जो ब्रीडिंग जो है वो पशुपालन का भविष्य उसी पे ही डिपेंड होता है जी। ब्रीडिंग नहीं होगी तो आने वाले समय में आप उचित और अच्छे पशु आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। आज आपके पास
पास जो पशु 10 लीटर दूध रहा, अच्छी ब्रीडिंग और अच्छी नस्ल होगा तो उससे आपको 12 और 15 लीटर वाले पशु मिल सकते हैं। अगर आप पशु पे सुधार नहीं करेंगे तो इसका धीरे धीरे उम्र के अनुसार उत्पादन कम होता जाएगा और आपके पास ब्रीडिंग से जो नस्ल के पशु होंगे उनका उत्पादन बढ़ता जाएगा। किसान साथियों, साथ में मैं भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, पर उसके साथ में हमें जो पशु है वो मिल्किंग पशु है, वही अपन आहार उनको देते हैं। अभी बाज़ार में या फिर कहीं भी आप अच्छी से अच्छी कंपनी के हिपर है, काप स्टार्टर है, ट्रांजैक्शन फीड है, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं उपयोग लेकर चलें और वो चीज़ करेंगे तो वो चीज़ अलग से देगी इनको। वो स्पेशल इन पर बनी हुई है, मिल्किंग वाले पशु के लिए अलग रहती है और इनके लिए अलग रहती है। साथ ही मैं भाई साहब आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि कोई भी साथ में, जैसे कि इसने ब्रीडिंग करी, अब ये ब्रीडिंग करने के बाद में इसने बच्ची दी, बच्ची को उसने पाल लिया, अब वो बच्ची से भी बच्ची लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? ये बिल्कुल, लेकिन उसमें आदमी को फिर नस्लों का डिफरेंस करना चाहिए, जिससे इससे जो बच्ची उत्पन्न होगी वो एबीएस की रहेगी। तो एबीएस का पशु अपने पास उपलब्ध हो गया, हम उससे उच्च नस्ल कोई सी भी हो, अरमंडा हुई या इससे भी और ऊंची जो कंपनी, आप उसको सीमन करेंगे तो आने वाली उसके जो बच्चियां रहेगी उसका उत्पादन उससे भी अधिक रहेगा। क्रॉस कराते रहे, बिल्कुल, मतलब उसे हमेशा बदलते रहे जी। सही बात, उसमें नए पशु आपको मिल जाएंगे। ब्रीडिंग से बहुत सारे फायदे हैं किसान साथियों, आपको दूसरा पशु खरीदना ना पड़ेगा। एक पशु जब तक आपका दूध से या फिर उसकी उम्र कम होती, जब तक वो दूसरा पशु नया तैयार हो जाता है। एक फायदा मैं और आपको बता दूं, आपकी बात काटूंगा भाई साहब, कि जो ब्रीडिंग से जो पशु तैयार होता है वो आम पशु से दूध उत्पादन तो अधिक देता ही है, लेकिन कम समय में ब्रीडिंग पे आ जाता है, हिट पे आ जाता है और कम समय में दूध उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। उसमें 1 से 2 साल का अंतर आपको कम लगता है। जी। अभी ये बात भी चल रही है, तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा भाई साहब कि कई किसान साथी क्या है कि वो फीड में दूध लेने के चक्कर में भयंकर यूरिया है या फिर मतलब जो दूध के चक्कर में उनके पशु को गड़बड़ कर लेते हैं, तो उनको नुकसान है इस चीज से? नहीं है, बिल्कुल नुकसान है। जो यूरिया जो होता है, आजकल आपने ये समस्या सुनी होगी कि पहले तो कोई पशु नॉर्मल तरीके से हिट पे नहीं आ रहा है समय पे, दूसरा अगर वो कोई हिट पे आ गया तो जनने के बाद जो जेर डालते हैं वो नहीं डाल रहा है, तो इसका जो मेन कारण है वो है यूरिया, क्योंकि बहुत सारे जो आजकल जो पशु आ रहे हैं उनमें केमिकलों का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा है, जो बच्चों पशुओं की बच्चेदानी को खराब कर रहा है। अच्छा, तो हमें अधिकतर फीड का ये चुनाव करना चाहिए जिनमें केमिकल कम हो, यूरिया की मात्रा कम हो, ताकि हमारा पशु स्वस्थ रहे। दूध भले 1 लीटर कम देगा, लेकिन पशु स्वस्थ रहेगा तो हमें एक समय ज्यादा दूध देगा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर और सबसे ज़रूरी बात, जिसके लिए हमारे दर्शक काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। औसतन एक गाय पर चारा, भूसा, लेबर खर्च काट कर कितना मुनाफा हो सकता है? सर बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि 50%। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके पास कितने दूध लीटर मिल्किंग देने वाली गाय है? मेरे पास 4 गायें हैं। अगर आप चारा, हरा चारा, फीड, रखरखाव सभी काट देंगे तो भी आपको 50% नॉर्मल तरीके से बचत मिल जाएगी। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बोला कि मुझे एक गाय है मेरे पास, वो 10 लीटर दूध देती है, अब वो 10 लीटर दूध का एक औसतन एक गाय का मुझे बेनिफिट लेकर बता दीजिए। बिल्कुल, अगर उसकी लेबर भी अपन रख रहे हैं, लेबर, फीड, हरा चारा सब काट भी रहे हैं, तो अभी आपको 10,000 रुपये मंथली बिल्कुल आराम से एक गाय छोड़ देगी। अभी 10,000 रुपये आपको मतलब छोड़ रही है? बिल्कुल। अच्छा। मैं सब काट पीट के बता रहा हूँ, लेबर भी जोड़ दिया आपने। अच्छा जी। अगर कोई युवा साथी हमारा एक गाय या 2 गाय से शुरुआत करता है तो उसे ये प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में बना सकता है या नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। आदमी में करने का जुनून होना चाहिए। जैसे कि आज फाइनेंस लाइन या अन्य लाइनों में युवा बेरोजगार की तरह बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं। सही बात है। और 10,000, 12,000, 15,000 रुपए से मिल रही। अगर 2 उच्च नस्ल के पशु भी अगर अपने घर पर रख रहे हैं, सही रखरखाव कर रहे हैं, तो उन्हें वो 15,000 से ज्यादा उन्हें बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। अच्छा। और रोजगार से परिवार के बीच में रह सकेंगे, सही वातावरण और सही जीवन जी सकेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य जो हमारा मेन रहता है, ये एक डेयरी फार्मिंग के लिए भी रहता है और साथ में हमारे जो युवा साथी है, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि हर गांव से, मेरे गांव से ले लो, दूसरे गांव से ले लो, सभी गांव से आज युवा जितना परेशान है इतना कोई भी नहीं, ना रोज़गार मिल रहा है उसे, और बाहर जा रहा है तो घर की दूरी पर है। आज डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो घर पर रहकर भी आपको नौकरी से बढ़कर चीज़ मिल सकती है। सिर्फ आपके पास जुनून होना चाहिए और लगन रहनी चाहिए।
इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सुबह करना है और शाम को करना है। सर काम तो नाम मात्र का है, इसमें केवल आदमी को, इसमें हार्ड वर्क है ये, मतलब हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। सही बात। मैं इसे हार्ड वर्क मानता ही नहीं। हार्ड वर्क वो होता है जो दिन रात हम मेहनत खेतों में करते सही हैं, बात। ये स्मार्ट वर्क है जी। और स्मार्ट वर्क में कम खर्चे में अच्छी आमदनी युवा ले सकता है। सही बात है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। बिल्कुल, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे फार्म पर पधारे। आपका बहुमूल्य समय के साथ में आपने हमें जो अनुभव दिया है, मतलब कैमरे के पीछे भी जो आपने बात बताई है उससे भी हमें अनुभव मिला है, और साथ में हम हमारे ये जो बात है और ये जो जानकारी है हमारे जो दूसरे किसान भाइयों के साथ आपने पहुंचाने का जो काम किया है उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक छोटी सी राय जो कर सकते हैं, जो आपके फार्म में जो शुरुआत में आपने की थी और उससे वो उन्नति पे आ सकता है, तो एक ऐसी राय दे सकते हैं तो बताइए। मैं हर किसान को ये कहना चाहूँगा, चाहे वो बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो या सीमांत किसान हो, अगर वो कृषि पर ही डिपेंड है तो उसे पशुपालन में जरूरी ही इन्वॉल्व होना चाहिए। सही बात। इसके इतने फायदे, केवल आप आमदनी को मत देखिए। एक किसान है, किसान के लिए जमीन उसकी माता है। मैं एक बहुत एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, जमीन उसकी माता है। आज जहाँ हम खेती में अन्य तरह के फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी का प्रयोग करके हमारी जो खेती उसे खराब कर रहे हैं। सही बात। अगर किसान अपने पशुपालन से जुड़ेगा तो उससे जो दूध मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन उसके साथ जो अमूल्य रत्न उसे मिल रहा है वो है गोबर की खाद। सही बात। जो कि एक किसान के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक वरदान है। सही बात। अगर उसके पास गोबर की खाद अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो रासायनिक चीजों से बचेगा। सही बात। और रासायनिक चीजों से बचेगा तो एक उत्तम खेती कर पाएगा। उत्तम खेती से उत्तम किसान बनेगा और उत्तम किसान से एक उत्तम भारत की नींव रखेगा। सही बात। भाई साहब ने जो बात की है बहुत ही मतलब लाख रुपए की बात कह दी आपने, जो कि रासायनिक एक रस रहता है ये गोबर, और गोबर से खेती में, जिस खेत में अपन गोबर फेंकते हैं, घर का गोबर फेंकते हैं, उस गोबर की बात ही, उस खेती की बात ही और उस फसल की बात ही कुछ और रहती है, और ये फ्री में आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें स्मार्ट बिजनेस फार्मिंग पर। दोस्तों हम वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी युवा अगर इस वीडियो से, एक वीडियो से अगर 10 लोग देख रहे हैं, 10 में से कोई युवा एक इसे देखकर इंस्पायर होता है तो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सबके साथ शेयर करें, और आगे मिलते हैं ऐसे ही प्रयास के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।